आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अलग अलग दिनचर्या उपक्रमों का स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या महत्व रहता है, यह मैं बताने के लिए आए हूँ, जो आप लोगों को मालूम है। लेकिन यह चीज़ अगर हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं तो हम लोगों का ज्ञान और अच्छा हो जाता है। और ऐसा वैद्य के लक्षण भी बताए हैं अपने ग्रंथों में कि वैद्य जो रहते हैं वो बहुश्रुतम रहते हैं, बार बार सुनते हैं, कर्मों का अभ्यास करते हैं, बार बार वही चीज़ों का रिपीटेशन जब होता है तो वो सारी बातें ना डिस्कस करने से हमारे जो भी बातें रहती है मतलब प्रैक्टिस करने में वह सारी बातें हमारा सही हो जाता है। जहाँ हम गलती कर रहे हैं वहाँ पे सही हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिनचर्या का क्या महत्व रहता है त्वचा रोगों में, किस तरह से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं त्वचा रोगों को, केवल दिनचर्या को अच्छा कर दे तो दिनचर्या का वर्णन करते हुए आचार्य लोगों ने क्या बताया कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आयु की रक्षा करने के लिए, आयु की रक्षा करने के लिए, पूरा जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या हो जाता है कि अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, मल मूत्र का अच्छे से वेग आ जाता है, मल मूत्र साफ हो जाता है और उसके बाद में फ्रेश लगता है, पूरा शरीर में आकाशीय तत्व तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद में अच्छा ब्लड बनने लगता है, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, दोष धातु मल जो है वो पूरे बैलेंस हो जाते हैं। केवल सुबह उठने से इतना ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए जो आचार्य लोगों ने दिनचर्या में सबसे पहले ये बताया कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर मल मूत्र अच्छे से निस्सरण हो जाए, अपान वायु अच्छे से निस्सरण हो जाए तो कोई व्याधि ही नहीं होगी। तो ये बेसिक चीज है और ये मौलिक सिद्धांत है आयुर्वेद का। और दूसरा बात है कि अगर यही चीज लोग फॉलो नहीं करते हैं और सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं तो मल अच्छे से नहीं निकल पाता, मूत्र अच्छे से नहीं निकल पाता, अपान वायु अंदर ही अंदर रहता है और वो सारे टॉक्सिन जाके ब्लड में फिर से मिल जाते हैं, रक्त धातु में मिलने के बाद फिर वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है और उससे त्वचा रोग और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आचार्य लोग को मालूम था ये सारा बात कि अग्नि को प्रदीप्त होना बहुत जरूरी है। और प्राण वायु का जो टाइम रहता है वो रसायन काल ही रहता है और प्राण वायु है अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। और हम लोग जब स्किन देखते हैं, त्वचा देखते हैं, तो वह स्पर्शनेन्द्रिय है। तो स्पर्शनेन्द्रिय की जो स्वास्थ्य है, हेल्दीनेस है, उसको टिकाए रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे जरूरी होता है। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि कृत शरीर चिंता निवृत्ति कृत शौच विधिस्तता, मतलब शरीर की चिंता छोड़कर सबसे पहले शौच करना चाहिए। शौच को रोकना नहीं है, मल वेग, मूत्र वेग और अपान वायु को रोकना नहीं है और वेगों को धारण धारण बिल्कुल नहीं करना है, वेगों को निकाल देना है, मतलब उसको अधारणे वेग है। तो जब भी प्रेशर आता है सुबह उठने के बाद तो वह पूरी तरह से निकाल देना है। और उसके बाद में उन्होंने दंत धावन बताया है, तो वो भी दंत धावन करते हैं तो टेस्ट बड जागृत हो जाते हैं, मसोड़े मजबूत हो जाते हैं, फिर उसके बाद में भूख लगने लगती है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है स्नान करने के लिए, हर चीज का कुछ ना कुछ महत्व है। स्नान करने के पहले उद्वर्तन अभ्यंग ये उपक्रम बताए, तो इसका क्या महत्व है यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्किन के बारे में देखते हैं। तो स्किन का मतलब क्या होता है, त्वचा का मतलब क्या होता है कि जो पूरे बॉडी को कवर करके रखता है। और यह स्पर्शनेन्द्रिय का अधिष्ठान है जो हमारी त्वचा है। और स्वेदवा स्रोतस भी इधर ओपन होता है, खुलता है। उसी तरह से रोमकूप इसका भी अधिष्ठान है, स्वेदवा स्रोतस का भी अधिष्ठान है। और इसको मॉडर्न साइंस में अगर देखेंगे तो यह दो टाइप का स्किन होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्किन, एक होता है इंटरनल स्किन। जो बाह्य त्वचा रहती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, एक्सटर्नल स्किन को। और जो अभ्यंतर त्वचा रहती है उसको डर्मिस बोलते हैं, जो अभ्यंतर त्वचा रहती है। बहिर्त्वक जो रहता है वह तनु रहता है बहुत ज्यादा, और वह कृष्ण और गौर वर्ण को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। कोई इंसान काला है या गोरा है वो बहिर्त्वचा से समझ आता है। जो अंतर त्वचा है उसमें वह ना प्रोटेक्ट करता है शरीर को अंदर अंदर ही अंदर, और वह स्पर्शनेन्द्रिय का अधिष्ठान है। और जो भी अपने जो रोमकूप है उनके जो रूट है, मतलब जो मूल है, वह आभ्यंतर त्वचा में रहते हैं जिसको हम डर्मिस बोलते हैं। इसी को आचार्य लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने 7 तरह की त्वचा बताई है। जब वो लोग शव विच्छेदन करते थे सुश्रुताचार्य जी के काल में, तो वो लोग क्या करते थे कि डेड बॉडी को कुश के ऐसे जो रस्सी का एक ऐसा पिंजरा टाइप बनाते थे और नदी के किनारे बांध के रख देते थे। तो नदी की वजह से शरीर फूल जाता था,
स्किन फूल जाती थी और फिर वो दातुन जैसा ऐसा ब्रश टाइप बनाते थे दातुन जैसा, और न एक एक त्वचा को निकाल के और पूरी तरह से डिसेक्शन करते थे। तो उनको 7 तरह की त्वचा दिखाई दी, जो जो आपके सुश्रुत संहिता में शारीरिक स्थान में चतुर्थ अध्याय में बताया है। वो क्या बताया है कि इन्होंने 7 तरह की त्वचा बताई है, और कौन सी है तो अवभासनी, फिर लोहिता, ताम्रा। ये एक बार मैं पढ़ देता हूँ जो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट ईयर बीएमएस में सभी लोगों ने पढ़ा है। इसमें ऐसा क्या बता रहे हैं कि तासम प्रथमा अवभासनी नाम या सर्वान वर्णान अवभासयति पंचविधाम च सायं प्रकाशयति सा व्रीहे अष्टादश भाग प्रमाणा सिद्ध पद्म कंटकाधिष्ठाना। मतलब पहली त्वचा का नाम अवभासनी है, और इसमें सभी तरह के वर्ण रहते हैं। कोई गोरा रहता है, कोई काला रहता है, कोई सांवला रहता है, कोई गौर वर्ण और श्याम वर्ण दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। और ये अपने शरीर की छाया और 5 तरह की छाया को प्रदर्शित करती है। तो गौर गौर हो गया, कृष्ण हो गया, गौर वर्ण हो गया, और गौर कृष्ण हो गया, और सम हो गया। इस तरह से 5 तरह की छाया को प्रकाशित करती है। और यह व्रीहि जो चावल रहता है उसके 1/18 भाग इतना मतलब उसका पतला लेयर रहता है, और यह इसमें सिद्ध पद्मक ये सब का अधिष्ठान रहता है। दूसरा त्वचा जो है उसको लोहिता बोलते हैं। यह व्रीहि के 16 भाग 1/16 भाग रहती है, और इसमें तिलकालक है, नक्ष है, व्यंग है, एक्ने वगैरह और तिल वगैरह ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। और मोल जिसको हम लोग बोलते हैं वह सब यहाँ पर अधिष्ठित रहते हैं। उसी तरह से तीसरी त्वचा है वो श्वेता नाम की त्वचा है। तृतीया श्वेता नाम व्रीहे 12 भाग प्रमाणा चर्मदलाज गल्ली मशकाधिष्ठाना। मतलब यह व्रीहि के 1/12 भाग तक इतनी मोटी रहती है। 1/12 सबसे पतली त्वचा जो है वो अवभासनी है, वो 1/18 है। फिर उसके बाद में श्वेता है, श्वेता नाम की त्वचा है 1/16 है। और फिर ताम्रा लोहिता है, सॉरी पहले नाम है अवभासनी, फिर दूसरा नाम है वह लोहिता है, वो 1/16 भाग है। जो श्वेता नाम की त्वचा है वह 1/12 है, इतने भाग में है। और इसमें चर्मदल मतलब जो केलॉइड्स रहते हैं वह दिखाई देता है। फिर अजगल्ली मशक आदि का अधिष्ठान रहता है। इसके बाद में ताम्रा नाम की त्वचा रहती है जो चतुर्थ त्वचा है, और ये व्रीहि के 8 भाग मतलब ऊपर की स्किन है वो पतली है और नीचे नीचे की स्किन थोड़ी मोटी मोटी होती जा रही है। तो ये व्रीहि के 8 भाग प्रमाण में रहती है। और विविध किलास कुष्ठाधिष्ठाना, यह किलास और कुष्ठ इन सब का अधिष्ठान रहता है, यहीं पर उत्पन्न होता है। और हम लोग ऐसे मानते हैं कि रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह का भी हम लोग मानते हैं। ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि जैसे कि किलास हो गया या श्वेत कुष्ठ हो गया, वह मेद धातु तक चला जाता है। और मेद धातु तक चला जाता है तो ताम्रा नाम तक चला जाता है। तो इसलिए हम लोग जब भी हम श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा करते हैं तो हम मेदोपाचक द्रव्य यह जरूर योजना करते हैं। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि मेदोपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि मेदो व स्त्रोतस को वो शुद्ध करते जाता है। तो इसमें विटिलोगों में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसके बाद में बता रहे हैं पंचमी वेदिनी नाम व्रीहि 5 भाग प्रमाणा, व्रीहि के 5 भाग तक रहती है। और कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना, इसमें कुष्ठ और विसर्प आदि होते हैं। फिर षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाणा ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद गलगंडाधिष्ठाना। तो यह ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड ये सब का अधिष्ठान रहता है, जो रोहिणी नाम की व्रीहि और जो व्रीहि प्रमाण के रहती है। उसके बाद में सप्तमी मांस धरा व्रीहि द्वय प्रमाणा, 2 व्रीहि के इतना मोटा वो रहती है, सबसे अंदर की लेयर जो रहती है, जिसको मांसधरा नाम की त्वचा बोलते हैं। और भगंदर विद्रदो अधिष्ठाना, इसी में भगंदर भी होता है, विद्रदी एब्सेस भी होता है, इन सब का अधिष्ठान रहता है। तो इसको ना हम लोग जब जानते हैं तो उसके हिसाब से हम जब दिनचर्या का फॉलो करते हैं तो उसमें ये उद्वर्तन, उद्घर्षण, प्रलेप, लेप, उसके बाद में अभ्यंग, इन सब का महत्व रहता है। तो वही मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो अब हम लोग अगर देखते हैं ना मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो जो स्किन होता है, त्वचा होती है, उसका क्या क्या काम रहता है, तो वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाह्य वातावरण में, तो वो क्या होगा कि पसीना बहुत ज़्यादा आने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होगा तो पसीना आना बंद हो जाएगा। तो टेम्परेचर को, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फिर सेंस का परसेप्शन करती है, जो भी ठंडी, गर्मी, फिर उसके बाद में कोई सुई चुभ हो रहा है या कुछ भी, तो सेंस का परसेप्शन करती है, तो वो स्किन ही करती है। उसी तरह से विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, उसी तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। नहीं तो कोई भी चीज़ लगेगा, टेबल लग गया या कुछ लग गया तो वो अंदर इंजरी कर सकता है आर्टरीज और वेसल्स को। तो ये शरीर को पूरी तरह से रक्षा करती है। उसी तरह से ये स्टोरेज का भी फंक्शन करती है। यहाँ पर बहुत सारे फैट्स वगैरह अंदर जमा रहते हैं,
फैट मॉलिक्यूल्स जमा रहते हैं और ग्लूकोज के भी डिपॉजिट रहते हैं, अलग फॉर्म में रहते हैं, जो हमको एनर्जी देते हैं। तो ये स्टोरेज फंक्शन भी करती है। अब ये स्किन जो है ना वह क्या करती है, तो वो पसीना निकालती है। यहाँ पर स्वेदवा स्त्रोतस के जो ग्रंथियां हैं वह रहती हैं, और सीबम भी रहता है, एक तरह का तरल पदार्थ रहता है, सीबम रहता है, और सिबेसस ग्लैंड से वो निकलते रहता है। और वह क्या करता है कि ये जब पसीना आता है तो ये बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताकि शरीर ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर फीवर आ गया तो फिर उससे क्या होगा कि फिर शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। और जब ज्वर का संप्राप्ति है तो वह स्वेदवा स्रोत से अवरुद्ध हो जाता है, तो पसीना आना ही बंद हो जाता है, तो शरीर गर्म हो जाता है। और जब प्राकृतिक अवस्था में है तो, और इसलिए हर चिकित्सा में होता है कि लंगनम स्वेदनम कालुए बागुस तिक्तको रसा, स्वेदन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है अपने आयुर्वेद की चिकित्सा में। तो इसलिए स्वेदन कराने से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। उसी तरह से ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन रखती है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो पसीना जब आता है, तो वाटर बैलेंस हो जाता है, ठीक से हो जाता है। किसी ने कम पानी पिया है तो फिर प्यास लगती है, स्किन ड्राई पड़ जाती है, पता चल जाता है। उसी तरह से सीबम जो निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है, उससे स्किन स्मूथ और मॉइस्ट रहती है। अगर सीबम निकलना ही कम हो गया, पसीना निकलना ही बंद हो गया, तो फिर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ती है, फिर क्रैक्स, खरता, परुषता, रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब त्वचा और दोषों का संबंध क्या है वह हम लोग देखते हैं। तो त्वचा जो है, स्किन जो है, वह तीनों दोषों का अधिष्ठान है। इसको ऐसा बोलते हैं कि स्पर्शनेंद्रिय का अधिष्ठान त्वचा ही है। और वात दोष का इसमें ज्यादा, क्योंकि हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध जब देखते हैं तो शब्द जो है आकाशीय तत्व का तन्मात्रा है। उसके बाद में शब्द स्पर्श, स्पर्श है वो वायु का है, तो इसलिए वायु का अधिष्ठान। और ऐसा भी बताते पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषता। जो वायु का जो स्थान है वह त्वचा बताया है, स्पर्शनेन्द्रिय बताया है। वायु की जितने भी नाड़ियां रहते हैं वो हमारे मतलब ये सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व से पूरे शरीर में हमें ब्रेन तक सिग्नल देती रहती है कि यहाँ गर्मी लग रही है, यहाँ चोट लग रहा है, यहाँ टेक्टाइल टू स्टिमुलाई, ऐसे सब हमें वात वाहिनी नाड़ियां ही पता लगाती हैं। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और जो वर्ण रहता है त्वचा का, वह ना उदान वायु इससे पता चलता है, और भ्राजक पित्त इससे हमें पता चलता है। और जितना पसीना निकलेगा, और पसीना निकलना, स्वेद प्रवृत्ति होना, वो समान और व्यान वायु के कंट्रोल में रहता है। अगर समान और व्यान वायु अगर विकृत हो जाती है तो पसीना निकलना बहुत विकृत हो जाता है। और भ्राजक पित्त ही हमारे शरीर को रंग देता है। और मॉडर्न साइंस में मेलानिन नाम का प्रोटीन होता है, वह सीक्रेट होता है, तो भ्राजक पित्त उसी को बोला जाता है, उसी से कोरिलेट किया जाता है। लेकिन दोनों अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है आचार्य लोगों ने, और अपने साइंटिस्ट लोगों ने मेलानिन नाम का ऐसा देखा है। हम अपने आचार्यों ने भ्राजक पित्त बोला है। भ्राजक पित्त का कार्य होता है तो त्वचा को रंग मिलता है। अगर भ्राजक पित्त का कार्य विकृत हो गया तो श्वेत कुष्ठ वगैरह हो जाता है। तो हम लोग जो चिकित्सा करते हैं उसमें भ्राजक पित्त को जागृत करते हैं, भ्राजक पित्त की कार्य को, और भ्राजक पित्त का सिक्रीशन और भ्राजक पित्त को गुणता प्रमाणता बढ़ा देते हैं, तो उससे ना कलर आना शुरू हो जाता है। वह हमारी चिकित्सा रहती है। अब इसमें आगे देखते हैं तो पित्त जो रहता है, पित्त वायु के उससे देखा तो समान वायु और व्यान वायु, वह स्वेद ग्रंथियों में स्वेद को लाने का कार्य करता है। इसलिए व्यान वायु और उदान वायु, वहां पे वायु का ये कार्य है। पित्त अगर हम लोग देखेंगे तो पित्त में भ्राजक पित्त रहता है, और वह कलर में शाइनिंग करता है। अगर भ्राजक पित्त अच्छा है तभी बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस और लड़कियों में ब्यूटीफुलनेस और ये जो रहता है क्यूटनेस, ये सब आता है। और अगर उसी में हम लोग भ्राजक पित्त को ही अच्छा करने के लिए बहुत सारे क्रीम लगाते हैं, घृत कल्पनाएं लगाते हैं, कुमकुमादि तेल वगैरह लगाते हैं, ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि भ्राजक पित्त से उसका पाचन होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, भ्राजक पित्त से उसका पाचन होता है, और फिर त्वचा को अलग अलग रंग मिलता है। उसी तरह से थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वह भ्राजक पित्त से ही मेंटेन किया जाता है। थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन वह भ्राजक पित्त से ही कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह से कफ का अगर हम लोग देखेंगे कि कौन सा कफ यहाँ पे रहता है, क्योंकि त्रिदोषात्मक स्पर्शनेंद्रिय रहता है, वायु का डोमिनेंस ज्यादा है, लेकिन कफ भी रहता है। तो स्निग्धता, श्लक्षणता, मृदुता, शीतता, प्रसन्नता, ये सब कफ का ही कार्य रहता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये हमारे सर ने नोट्स से लिखवाए हैं, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सब मराठी में नोट्स, आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो स्निग्धता, श्लक्षणता, मृदुता, शीतता, प्रसन्नता, किसका चाहिए ये सब चीज? तो त्वचा का, त्वचा की स्निग्धता को मेंटेन रखना, ये क्लेदक कफ का कार्य है। क्लेदक कफ जरूर वहां आमाशय में सिक्रेट हो रहा है, लेकिन क्लेदक कफ ही क्लेदन कार्य करता है। तो स्निग्धता, स्किन को स्निग्ध रखना। उसी तरह से श्लक्षण रखना,
वह क्लेदक कफ का कार्य है। मृदु रखना स्किन को, वह क्लेदक कफ का कार्य है। फिर शीतता, ठंडा रखना, यह कार्य है क्लेदक कफ का कार्य है। फिर प्रसन्नता, स्किन को प्रसन्न रखना, किसी किसी का चेहरा दिखते एकदम मन फ्रेश हो जाता है, वह त्वचा प्रसन्न है। जो लोग का बहुत ज्यादा मलिन त्वचा रहती है उनको देखते ही फिर घिन आने लगती है, देखने का मन नहीं करता। और त्वचा जो है वो खुद की अच्छी रही ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ये क्लेदर कफ का ही कार्य रहता है। क्लेदर कफ जो रहता है वह एक जितना जरूरत में मॉइस्चर है वह मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। और रोपण कर्म जो है वह भी शरीर में कहीं कट गया, छिल गया या खून आने लगा, इंजुरी हो गया, तो वह रोपण कार्य कौन करेगा? तो क्लेदर कफ करेगा। आप मेडिसिन डालिए ना डालिए, क्लेदर कफ अपना कार्य जरूर करने लगता है। इसके बाद में अब दिनचर्या का क्या महत्व है? तीनों दोष जो रहते हैं मैंने बताया, समान वायु व्यान वायु का कार्य स्वेद व स्त्रोतस को पूरा मेंटेन करता है, पसीने को मेंटेन करता है। फिर पित्त जो है, भ्राजक पित्त जो है वह त्वचा का कलर, प्रभाव और छाया और वर्णता उनको कंट्रोल करता है। उसी तरह से कफ में क्लेदक कफ जो है वो स्निग्धता, श्लक्षणता, मृदुता, प्रसन्नता, श्लक्षणता इन सबको मेंटेन करता है। तो अभी दिनचर्या जो है हम लोग सुबह से शाम तक जो उठ के जो कार्य ऋषि मुनि लोगों ने बताया है, रात्रिचर्या है, तो उन सब का क्या महत्व है? तो ऐसा बता रहे हैं कि अलग अलग लाइफस्टाइल से हमें नॉर्मल जो बताया है ऋषि मुनियों ने, क्योंकि आप तो लोगों ने जो बताया है जो त्रिकालदर्शी थे उन्होंने जो बताया वही फॉलो करने से सबसे अच्छा आयुष्य की प्राप्ति होती है। स्किन रहता है, हमेशा रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, और अकाल जरा जरित जो बली पलित और खालित्य पालित ये सब नहीं होता है। इसलिए नॉर्मल दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एक तो मैंने ये बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मल मूत्र का त्याग अच्छे से करना है। फिर अभी त्वचा से रिलेटेड जो उपक्रम बताए वो मैं बता रहा हूँ, उन सब का भी बहुत ज्यादा महत्व है। त्वचा अच्छी रहती है, अगर जो लोग सुबह उठते हैं ना उनको एक भी पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं, उनका मेंसेस का साइकिल अच्छा रहता है, उनका मल मूत्र की कोई भी वहां पे जैसे यूरिनरी सिस्टम का कोई बीमारी नहीं होता है। जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको कभी भी किडनी डिजीजेस नहीं होती है, कार्डियक डिजीजेस नहीं होती है, ब्रेन की बीमारियां नहीं रहती है, क्योंकि सुबह उठने से पूरी तरह से रज और तम निकल जाता है, मानसिक भी शुद्धि हो जाती है, सत्व गुण बढ़ जाता है, इंसान पॉजिटिव सोचता है। अगर वही लेट उठता है तो निगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एंगर ज्यादा बढ़ता है। सुबह उठना जो रहता है वो सत्व गुण को बढ़ाता है। और इसीलिए आप लोग देखिएगा इस्लाम धर्म में भी सुबह जो नमाज पढ़ने का एक विधि है, अपने हिंदुओं में भी महाराष्ट्र में काकड़ आरती बोलते हैं, तो सुबह सुबह ही होता है, वो सूर्योदय के पहले ही होता है, काकड़ आरती करते हैं या बहुत सारे हवन पूजा वगैरह करते हैं। आप लोग को मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे उठ के वो स्नान वगैरह करके और देवताओं के मंदिर को खोलते हैं, गोरखनाथ मंदिर, और पूजा पाठ वगैरह हवन वगैरह करने लगते हैं। तो उनको देखिए आप कितने वो तेजस्वी ओजस्वी हैं, निडर हैं, और कभी भी घबराते नहीं है कोई भी बात करने में, जो काम करते हैं वो करके ही रहते हैं। तो ये जो है ना दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। वही जो लोग लेट उठते हैं, तो ये आजकल फैशन हो गया कि लेट तक जागो, लेट तक सो, और फिर काम भी लेट लेट करो। मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप लोग जाएंगे ना, तो वहां पर तो आदत ही है कि लोग 4-5 बजे सोते हैं और 12-1 बजे वो लोग उठते हैं। मेरे पास मुंबई के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हाई क्लास रहते हैं, वो तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 10 साल से सूर्योदय देखा ही नहीं, आपके पास वमन करते आए तो हमने सूर्योदय तो देख लिया कम से कम। मतलब ऐसा विकृति, और इसीलिए फिर पीसीओडी, फाइब्रॉइड और मेंसेस का प्रॉब्लम, मोटापा और दुनिया भर की बीमारियां रहती है। क्यों? क्योंकि दिनचर्या, और आजकल जो कैंसर बढ़ रहा है, एड्स बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हो रही है, सब विकृति आने की वजह से, आचार विचार और फिर सदवृत्त का पालन न करना, ये सबसे ही तो सारी बीमारियां हो रही है। जो लोग सदवृत्त का पालन करते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, आचार रसायन का पालन करते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं, तो उनको बीमारियां नहीं होती है। तो यहाँ पर स्नान और अभ्यंग, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो पहले तो बोला है कि अभ्यंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अभ्यंग करना, अभ्यंगम माचरित नित्यम सजराश्रम वातः, ऐसा बताया कि वह बुढ़ापे को दूर करता है। और क्या क्या करता है अभ्यंग, वो मैं बता रहा हूँ। तो अष्टांग संग्रह सूत्र सन अध्याय 3 में ऐसा बता रहे हैं, स्पर्शोदिको वायु स्पर्शनम च त्वगाश्रयम त्वच्यम परम अभ्यंगो यस्मातम शिल्यदतः, मतलब जो स्पर्शन इंद्रिय जो है वहां पे स्पर्श इंद्रिय त्वचा में वायु रहता है, और वहां पे ही हमें सेंसेशन पता चलता है,
टेक्टाइल सेंसेशन जो बोलते हैं वह पता चलता है, वह त्वचा में ही पता चलता है। अगर हमने किसी ने चिमटी काटा तो हमें वहीं पे पता चलेगा, किसी ने पिन चुभाया, किसी ने जलता हुआ लकड़ी को टच किया, तो वहां पे टेक्टाइल सेंसेशन जो है वह त्वचा में ही पता चलता है। तो इसीलिए, और फिर सेंसेशन डायरेक्ट ब्रेन तक जाता है, मतलब वायु का इतना ज्यादा गति है कि हमें ब्रेन तक चला जाता है। तो अगर वायु नहीं रहे तो वो चीज नहीं जाएगा, वायु क्षीण रहेगा तो वहां पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां रहती हैं जिसमें सेंसेशन लॉस होने लगता है, तो फिर वह वहां पे वायु की ही विकृति रहती है, व्यान वायु का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे कि कुष्ठ जैसे रोग रहते हैं, तो उसमें स्पर्शन जो इंद्रिय है वो कार्य नहीं कर पाती हैं। और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है कि स्किन में क्या हो रहा है, तो वो सबको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से आयुर्वेद में वातनाशक और वातनाशक बहुत सारे तेल बताए हैं जिसका अभ्यंग करना है। तो अभ्यंग करने से ये जो कार्य है व्यान वायु का, क्योंकि व्यान वायु बढ़ा या क्षीण हुआ तो वह विकृति कर देता है, तो इसीलिए व्यान वायु को बैलेंस करने के लिए, अभ्यंग करने के लिए बताया है। यह वात का शमन करता है। शमन का मतलब है कि बैलेंस करता है, यह नहीं कि पूरी तरह से मिटा देगा, वायु का प्राकृतिक कार्य को करने के लिए एनहांस करता है। तो इसीलिए चंदन वाला लाक्षादी तेल है, शीर वाला तेल है, मुरीवेणा तेल है, जो भी वायु के शमन करने के लिए उपयोगी पड़ता है और अंदर जो बीमारी है उस हिसाब से हम लोग अभ्यंग करते हैं। अभ्यंगम आचरण नित्यम सचराशम आता। नॉर्थ इंडिया में ना बहुत सारी परंपरा ऐसी है कि रोज मसाज करना ही है, बूढ़े लोगों को जरूर मसाज करना है, जिससे वो लोग की हड्डी मजबूत रहे, उनका स्किन अच्छा रहे, स्किन का टोन अच्छा रहे। और अभ्यंग जो है वो आपने आयुर्वेद में बताया है। चरकाचार्य जी ने क्या बताया, चरक सूत्र सन 5वां में तस्याशीति अध्याय में जो दिनचर्या बताया है चरकाचार्य जी ने, उन्होंने क्या बताया है कि स्नेहा भंग्य तथा कुर्मश चर्म स्नेह विमर्दनात् भवति उपंग दलश्य दृढ़ क्लेश सहो यथा तथा शरीर अभ्यंग दृढ़ सुत्वक्च जायते प्रसन्न मारूढ़ता संग क्लेश व्यायाम सहनम। इसका मतलब यह है कि अभ्यंग जब हम करते हैं तो उससे क्या बताया है कि कुर्म चर्म स्नेहम विमर्दनात्, मतलब जो चमड़ा होता है उसमें जितना स्नेहन करते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है। उसी तरह से चमड़े में तेल पिलाने से वो और मजबूत हो जाता है, तेल वो पीता है। उसी तरह से जब हम स्नेहन करते हैं तो वो बहुत सारा मसल्स को स्ट्रेंथ आ जाती है। आप लोगों को मालूम होगा कि पहले के जमाने में जो ना लठैत लोग रहते थे, जो मतलब जमींदार टाइप रहते थे, उनके पास लठैत रहते थे जो लाठी को रखते थे, बांस की लाठी, वो लोग ना सरसों का तेल पिलाते थे बांस को, इतना पिलाते थे, रुक रुक के पिलाते थे, तो वो बांस एब्जॉर्ब करता था और इतना वो मजबूत हो जाता था कि वो टूटता नहीं था। तो वो तेल पिलाने से क्या होता है, मजबूत हो जाता था। इसी तरह से बहुत सारे पहले के जो पहलवान लोग रहते थे, जो पहलवानी करते थे, तो वो लोग क्या, आजकल का मैं नहीं बता रहा हूँ, आजकल तो इंजेक्शन का जमाना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। जो प्राकृतिक रूप से जो जैसे हनुमान जी के भक्त लोग रहते थे, जो पहलवान रहते थे कि हनुमान जी को आराध्य मान के पहलवानी करते थे, तो वो लोग ना अभी भी हैं, वैसे पारंपरिक लोग हैं। महाराष्ट्र में जो ये कोल्हापुर नाम का जगह है, वहाँ पे लोग व्यायाम करते हैं और नेचुरल चीज़ों से अपना बॉडी को बनाते हैं, पहलवानी करते हैं, फिर कुश्ती करते हैं, फिर मलखम करते हैं, अलग अलग जो भारतीय अपने खेल है वह सबको वो लोग करते हैं। कुश्ती में वो लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, जैसे कि चाइना और जापान का है कि जूडो कराटे वगैरह, वैसे भारत में ये होता था कि पहलवानी करके कुश्ती की लड़ाई करनी है। उससे ये होता था कि कितना मजबूत है वो पता चलता है। मेरे पास यहाँ के, मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ तो वहाँ पे जो यहाँ के जो नगर सेवक हैं बड़े भाई, और उनके छोटे भाई जो थे वो एमएलए थे, तो बड़े भाई मेरे पास इलाज करने के लिए आते थे। उनको असली में जॉइंट पेन हो रहा था ड्यू टू ओल्ड एज, तो वो बता रहे थे कि, और वेट भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाना, शराब पीना, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो उल्टा पुल्टा खा रहे थे। लेकिन वो अपने बचपन की बात बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं पहले पहलवानी करता था, और पहले के ज़माने में मिट्टी के घर होते थे, मतलब सीमेंट से बनाए हुए घर नहीं होते थे। जो भी दीवारें बनाई जाती थी ना वो मिट्टी के उससे बनाई जाती, मतलब मिट्टी का पेस्ट टाइप बना के और ईंटा जोड़ के और मिट्टी की ऐसे घर बनाए जाते थे, और रोज ना गोबर से उसको लिपा जाता था। पहले के ज़माने में ये था क्योंकि वो ठंडा रहता था। अभी कंक्रीट के घर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, पहले के ज़माने में वो परंपरा थी, लेकिन वो भी मिट्टी वाला घर भी इतना मजबूत होता था पहले। तो वो बोलते थे कि मैं ना रोज एक्सरसाइज करता था, तो मैं पहलवानी करता था। हम लोग हनुमान जी के भक्त थे, हर मंगलवार को हम लोग भोग लगाते थे, उपवास रखते थे, और बाकी दिनों हम लोग पहलवानी करते थे। तो और वो भी ऑथेंटिक वे से पहलवानी करते थे, ये नहीं कि हफ्ता वसूल करने के लिए ये सब करते थे। मतलब उनकी बात मुझे जेन्युइन लगी। तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग ना 1 किलो भैंस का घी खा जाते थे रोज, डेली, 30 दिन में 30 किलो इतना खा जाते थे।
और इतना एक्सरसाइज करते थे कि वो पूरा अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता था, इतना हड्डी पीता था हमारा, इतना मजबूत था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं गांव जा रहा था, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे पहले गांव टाइप था सब, तो वो बुलेट लेके जा रहे थे, तो बुलेट जाते जाते कीचड़ में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। तो उसके बाद में अब शाम होती, लाइट बत्ती भी नहीं था, और खेत में जा रहे थे, खेत से वो पगडंडी से जा रहे थे, अब बारिश का दिन था। तो उन्होंने बोले कि मैं खुद ही इतना ताकतवर था कि मैंने बुलेट को खुद ही उठा के और उसको निकाला मैंने, मतलब मैं इतना मजबूत था। इतना घी खाने का ये परिणाम था। और दूसरा बोले कि मैं इतना मजबूत था कि मैं सिर से ना दीवार फोड़ देता था, मतलब ऐसे ऐसे दीवार फोड़ देता था, और जो ईंट वगैरह है वो भी मैं सिर से फोड़ देता था, इतना मजबूत मेरा स्कल वगैरह होता था। तो ये सब कैसे, क्योंकि इतना घी पीते थे, वो घी पीने से मजबूती आती है। तो ये तो अभ्यंतर स्नेहपान हो गया। इसी तरह से स्किन में भी वो बोलते थे कि हम बहुत सारा तेल लगाते थे, चमेली का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल, अलग अलग सीजन में तिल तेल, उसका अभ्यंग करते थे तो स्किन अच्छी रहती थी। स्किन अभी भी वो जब आए थे, तो वो कुछ 4-5 साल पहले आए थे, तो स्किन जो था एकदम बच्चे की तरह स्किन सॉफ्ट था, क्योंकि इतना अभ्यंग करके मजबूत किया हुआ था। लेकिन उनका अब क्या है कि पैसा आ जाता है, पावर आ जाता है, जब वो नगर सेवक बन गए तो उससे क्या हो गया कि खाना पीना विकृत हो गया, शराब पीना, नॉनवेज खाना, गरम मसाले खाना, सिगरेट पीना, तो उसकी वजह से उनको ज्वाइंट पेन होने लगा। अब शरीर को अगर हम गलत चीज खाएंगे तो गलत ही होगा। तो ऐसा वो बता रहे थे, और सच में ऐसा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं तथा शरीरम अभ्यंगम दृढ़म सुत्वक जाए थे, इससे शरीर की दृढ़ता हो जाती है। आजकल क्या है ना कि बाइक से थोड़ा गिर गए तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि हड्डियां मजबूत नहीं है, दूध भी इतना अच्छे से नहीं आ रहा है जो कैल्शियम दे, फॉस्फेट दे, और अभ्यंग तो एकदम दूर है। आज मेरे पास एक डॉक्टर की मम्मी आई, वो बोली कि डॉक्टर साहब मुझे हर जॉइंट में पेन हो रहा है, एक एक जॉइंट, मतलब उंगलियों के जॉइंट, कंधों का जॉइंट, हर जॉइंट में पेन हो रहा है। और मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो 5 साल पहले हुआ है, और मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है कि घी नहीं पीना है, बिल्कुल घी नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है। तो मैं घी और तेल बंद ही कर दी हूँ, उबला हुआ खाना कर दूँ। तो मैंने उनको ये बताया कॉन्सेप्ट कि आप ना घी खाइए और तभी मेरा दवाई लीजिए तो आपका ये ठीक होगा, बस्ती लीजिए। तो डर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप मेरे से इलाज मत करिए, अगर आप मेरा बात मानेंगे तभी मैं आपको ठीक कर पाऊंगा, नहीं तो एलोपैथी का पेन किलर खाते रहेंगे तो कब तक खाएंगे, और फिर डिफॉर्मिटीज आ जाएगा। और उनकी बेटी डॉक्टर है, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करती है, तो उनको भी ऐसे तकलीफ है। ये सब क्यों है? क्यों? क्योंकि ना रुक्षता बढ़ रही है। और आयुर्वेद जो है वो अपने खाने पीने में भी बोलता है कि स्निग्धम अश्नियात, खाने में घी स्निग्धता लाता है, घी खाना ही चाहिए। ये जो बताया गया है ना, अपने आचार्य मूर्ख नहीं थे, बहुत विद्वान लोग थे वो। और आप लोग ना अपने अपने जो बड़े बड़े जो आइकॉन्स हैं, शिवाजी महाराज का हिस्ट्री देखिए, वो ना सिंहगढ़ पे, प्रतापगढ़ से वो ना जंप मारते थे, किले से जंप मारते थे, और उन लोगों को कभी भी हड्डी नहीं टूटा। कभी सुना है कि शिवाजी महाराज ने जंप मारा गोरिल्ला युद्ध करते टाइम और हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनके खाने पीने में घृत का प्रमाण ज्यादा रहता था। एक्सरसाइज भी करते थे, सुबह से शाम तक तलवार लेकर लड़ाई करना, घोड़े की सवारी करना, जब युद्ध पे जाते थे। आप लोगों को मालूम है पानीपत की जब लड़ाई होती थी, मराठा लोग जब गए थे, अब्दुल शाह अफगानी के साथ युद्ध करने गए थे, तो इतना दिन तक वो लड़ पाए वहां पे, वहां के स्थानीय लोगों ने सहायता नहीं किया, तो वो बाद में पानीपत का युद्ध में हार गए। लेकिन आप लोग सोचिए कि इतना दिन तक, इतने किलोमीटर दूर जाके और घोड़ों की सवारी करके भी युद्ध करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ का खाना पीना अच्छा था। बाद में वो स्थानीय पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग हार गए। वो बहुत काला इतिहास है अपने भारतीय इतिहास में कि अपने देश में यूनिटी नहीं थी, इसलिए अफगानी आते थे और मुगल आते थे, तुर्क आते थे, और बाहर के आक्रमणकारी आते थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ के और मस्जिद बना देते थे। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई धर्म खराब नहीं होता, लेकिन किसी धर्म को दबा के और अपना वर्चस्व करना और फिर कन्वर्ट करना कि तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो काट दिए जाओगे, ये गलत बात था। तो अभी अपने जो हिंदू जो योद्धा थे उनकी बात सोचिए, वो लोग इतना मजबूत थे। अगर पूरे देश ने साथ दिया रहता उस जमाने में, तो हम कभी गुलाम नहीं हुए रहते, कभी अंग्रेज नहीं आते, पुर्तगाली नहीं आते, फ्रांसीसी नहीं आते, एंट्री नहीं कर सकते थे। तो इसका वो बात छोड़िए कि वो क्या हुआ, बस ये खान पान का देखिए कि स्नेहन होना बहुत जरूरी है। अभी वो लोग जैसे घोड़े पे जाते थे, युद्ध करते थे, दिन भर थके हारे आ जाते थे, फिर शाम को उनका अभ्यंग हो जाता था, अभ्यंग होकर घृत पान करा दिया जाता था, तो इंटरनल जो इंजुरी हुई है, मसल्स में टीयर हुए, वह सब भर जाता था रात भर में। उस टाइम पे ऐसी वनस्पतियां भी रहती थी अवेलेबल कि वो जल्दी जल्दी हील कर देती थी। तो ये पूरा आयुर्वेद ही था पहले के जमाने में।
तो इसलिए अभ्यंग का बहुत ज्यादा महत्व है। अभ्यंग करने से क्या होता है कि कुष्ठ रोग, त्वचा रोग यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। किसी को झाइयाँ रहती है, एक्ने रहता है फेस पे, पिगमेंटेशन हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, वह ठीक हो जाता है। और स्नेहन करने का तो हमें मालूम है कि हम लोग पंचकर्म के पहले स्नेहन करते हैं, अभ्यंतर अभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं और बाह्य अभ्यंग कराते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इससे स्किन अच्छी दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है। आचार्य सुश्रुत जी ने अभ्यंग का क्या बताया है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24वां में ऐसा बता रहे हैं, अभ्यंगो मार्दव कर कफवात निरोधना धातुना पुष्टि जननो मृजा वर्ण बल प्रदह। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल स्ट्रेंथ देता है। और अभ्यंगो मार्दव कर मतलब मृदुता लाता है त्वचा को, कफ और वायु को वो पूरी तरह से शमित करता है, बैलेंस स्टेज में रखता है। धातु नाम पुष्टि जननो, धातुओं को पुष्टि देता है। जब तक स्नेह नहीं होगा, स्नेह नहीं जाएगा, धातुओं को पुष्टि नहीं मिलेगा। अपने हर ऑर्गन को स्नेहन चाहिए। हार्ट जो है, हार्ट में भी जब फेलियर के केसेस होते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, फिर उसके बाद में कार्डियोमेगैली हो गया, ये रुक्ष गुण अंदर बाहर सब वायु का प्रकोप रहता है। फिर उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर रहता है, फिर आर्टेरियल फिब्रिलेशन रहता है। ये सब क्या है, वायु अरिथमिया रहता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब वायु वायु का ही अलग अलग जगह पे प्रकोप होने की वजह से हो जाता है। तो इसीलिए हमें स्नेहन चाहिए। और हम लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं कि घी मत खाओ, तो उनका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अग्नि अपना जाठराग्नि की क्रिया होके कोई भी चीज होता है। और हम लोग जब भी चिकित्सा करते हैं तो हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन ऐसा चिकित्सा करते हैं। हम लोग जाठराग्नि को अच्छा करते हैं, धात्वग्नि को अच्छा करते हैं, भूताग्नि को अच्छा करते हैं। जब अग्नि अच्छी रहती है तो जो स्नेह है उसका पूरी तरह से पाचन होके एक एक सेल को स्नेहन हो जाता है। ये मॉडर्न साइंस में अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उन लोग ने ऐसा बना दिया है कि घी तेल खाया तो हार्ट को ब्लॉकेट कर देगा और उसके बाद में फिर हार्ट बंद हो जाएगा। जबकि वो विकृत मेद जब वहां पे संचित होगा, जब अग्निमंद होगा, धात्वग्नि लेवल पे अग्निमंद होगा, तो वह जाके फिर वो ब्लॉकेज करेगा। विकृत मेद, विकृत आम, यह जाके ब्लॉकेज करता है। लेकिन अग्नि अच्छा है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये सब चीज ठीक हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन जो हुआ है वो सब ठीक हो जाता है। यही आयुर्वेद बताता है कि आम का पचन करना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है, धात्वग्नि को अच्छा करना है, और साथ में स्नेहन होना भी जरूरी है हर चीज। नहीं तो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब रुक्षता बढ़ रही है, वहां पे स्नेहन होना जरूरी है। नहीं तो वॉल का डिजीज रहता है कि वॉल्स खराब हो जाते हैं, बाइकस्पाइड वॉल, ट्राइकस्पाइड वॉल, मिट्रल वॉल खराब हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्टेनोसिस हो रहा है, कभी रिगर्जिटेशन हो रहा है, वहां पे रुक्षता बढ़ रही है, ड्राइनेस आ रहा है। इसीलिए चिकित्सा में अभ्यंग का बहुत ज्यादा महत्व है, अभ्यंतर स्नेहपान का महत्व है। और आयुर्वेद जो बताता है उस पर विश्वास करना चाहिए। जितना हम विश्वास करेंगे आयुर्वेद में, उतना हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम चिकित्सा भी अच्छे से कर सकते हैं। अग्नि का कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आम को पूरी तरह से पचाइए, और फिर आप घृतपान कितना भी दीजिए, जितना साथ में है, तो पेशेंट एकदम ठीक हो जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का चरक संहिता में आप देखेंगे तो पहला अध्याय का नाम क्या है, अर्थात तो दीर्घ जीवितम अध्याय व्याख्या समा, वहां पे दीर्घ जीवन की कल्पना की गई है, और तभी पूरा चरक संहिता लिखा गया है। और आप लोग वाग्भट देखेंगे तो उसमें पहला अध्याय का नाम क्या है, अर्थात तो आयुष्य काम्य अध्याय, आयुष्य की कामना की गई है, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी कामना की गई है, तभी पूरा आयुर्वेद लिखा है वाग्भटाचार्य जी ने। तो इसीलिए हमें ये हमारे आचार्य जो हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा मानते हैं। पहले के जमाने में चश्मा नहीं लगता था लोगों को, बाल नहीं झड़ते थे, बाल जो रहते थे वो घने घने रहते थे। और आप ना ऋग्वेद पढ़िए, ऋग्वेद में लिखा है कि भारत के लोग जो हैं वो ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी हैं, और उनकी हाइट बहुत अच्छी है, और द्वेष और काम क्रोध इन सब से मुक्त हैं, और मेहनती लोग हैं, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। और ऐसा ही वो कल्पना करते हैं कि हमारी जो प्रजा है, पूरा मतलब भारतीय लोग हैं, इस तरह का ही होना चाहिए, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो हमें वो चीज देखना चाहिए कि दिनचर्या का फॉलो करना कितना महत्वपूर्ण है। अभ्यंग तो रोज ही करना चाहिए, घृतपान जरूर करना चाहिए रोज का रोज। तब उससे क्या होता है कि अग्नि प्रदीप रहती है और स्नेहन होते रहता है सब। अभी आजकल आप लोग देखेंगे कि आप लोग के मतलब मेडिसिन के ओपीडी में देखिए या काय चिकित्सा, सारे 99.9% लोग पेट की बीमारी से आते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को गैस का प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो क्यों है, वो लोग लैक्सेटिव देते हैं, बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स लोग देते हैं कि ये क्रीमेफिन ले लो, डल्कोलेक्स ले लो। आयुर्वेद के भी डॉक्टर त्रिफला देते हैं, एरंड तेल देते हैं। मतलब ये स्नेहन का कॉन्सेप्ट ही चला गया भारत से। जितना घी खाएंगे उतना और अभ्यंग करेंगे उतना स्नेहन होते रहता है। अभ्यंग का तो एक और महत्वपूर्ण है, हमारे सर बताते हैं कि गांधी जी तो थे, महात्मा गांधी, वह ना 45 डेज 2-2 महीने तक भूखे रह जाते थे, सत्याग्रह करते थे। तो वो कुछ खाते पीते नहीं थे, पानी बस पीते थे और फिर भूखे रहते थे। कैसे उनको स्ट्रेंथ मिलती थी, क्या दैविक शक्ति थी?
दैविक शक्ति होगी, ब्रह्मचर्य का होगा, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो ना रोज बादाम तेल का अभ्यंग कराते थे। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अब त्वचा है यहाँ पर भी दवाइयाँ एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो पूरा 2-2 3-3 5-5 लीटर अभ्यंग करवाते थे पूरा, फिर उससे एनर्जी मिल गया। तो फिर फिर वो इतने पतले से थे गांधी जी, इतना डांडी यात्रा कर लेते थे। क्यों कर लेते? क्योंकि हड्डियां मजबूत थी उनकी। अब बादाम का तेल इतना मतलब महंगा रहता है, अभी मार्केट में देखेंगे तो 5,000 रुपये लीटर मिलता है बादाम का तेल। वो तेल से अभ्यंग करवाना आज के ज़माने में पर डे अगर 5 लीटर तेल से अभ्यंग करवा रहे हैं वो, तो वो कितना हो गया? 25,000 रुपये लीटर हो गया। इतना तेल का दिन रात अभ्यंग होते रहता था उनका, जब भी सत्याग्रह करते थे, और पूरा स्किन एब्जॉर्ब कर लेता था। और हमारे आयुर्वेद में तो द्रोणी अवगाहन भी बताया कि द्रोणी में पेशेंट को बिठा के रखना है। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक अग्रवाल काका जी आते थे, वो 97 साल के थे, बहुत ही पतले थे, उनको सांस की बीमारी, उनको चलने में प्रॉब्लम, उनको भूख नहीं लगता था, और 2005 में आए थे वो। तो उसमें क्या हुआ कि उनको बहुत सारे वायु के प्रकोप थे और उनको बस्ती उस्ती कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ दवाई दीजिए। तो मैंने आम पाचक वटी दिया, दीपन पाचन किया, और फिर मैंने उनके लिए चंदन मला लाक्षादी तेल मंगवाया। 100 लीटर तेल मंगवाया, एक टब मंगवाया, और उस तेल को रख के 1 लीटर को गर्म करके किसी पात्र में, और वो तेल में डाल देना है जिससे कोष्ठ हो जाए। और रोज वो बाबा जी को, काका जी को 1 घंटा बिठा के रखना है, सिर से नीचे पूरा डुबा के बैठाना है। ऐसा वो करते थे। तो वो तेल ना हर हफ्ते में 1 लीटर तक एब्जॉर्ब हो रहा था, और वो धीरे धीरे दिन ब दिन ऐसे दिखने लगे थे कि हेल्दी होने लगे। उनका जो रुक्षता था, स्किन एकदम सूख गया था, वो हेल्दी होने, इतना अभ्यंग अवगाहन से इतना फायदा हुआ कि तेल एब्जॉर्ब होने से उनका हेल्थ अच्छा हो गया। और 10 साल वो जिए, 2015 तक जिए, उनको कोई दवाई ववाई की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी क्या है, 97+10, 107 साल के हो गए। उसके बाद में उनको एक पेट का कैंसर हो गया, पता भी नहीं चला, कैंसर हो गया पेट का, अचानक हो गए आईसीयू में, और उनकी डेथ हो गई, चलते फिरते चले गए। लेकिन उनके बच्चे आज भी बोलते हैं कि 10 साल जो आयु मिली, वो चंद्रमला लाक्षादी तेल, और वो तेल ना एब्जॉर्ब हो रहा था, वो लोग फिर बच्चा कुचा फेंक देते थे और फिर से वो मंगवाते थे। ऐसे उन्होंने 10 साल किया, इतने अच्छा स्किन हो गया, और बिजनेस भी संभाल लिया था उन्होंने 107 साल के होके भी। तो इतना आयुर्वेद का महत्व है।